अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब बिन आयत हियर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे, दैट इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह किया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, और फिर हमने डिफरेंट बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन की थी। उनकी क्लासिफिकेशन में बच्चों एक जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन पे हमने देखा था कि एक होते हैं हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स और दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में हमने पीवीसी की एग्जांपल ली और पीवीसी को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर में एक स्पेसिफिक पॉलीमर लेंगे दैट इज नायलॉन 66 और उसको हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स are formed by the combination of monomers with the elimination of simple molecule such as water or methanol। क्या होता है बच्चों, आपने कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें कोई से भी दो केमिकल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर या मेथनॉल वगैरह वहां से एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन से जो पॉलीमर बनेगा वो आपका बनेगा कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारे पास दो मेजर टाइप्स आती हैं। एक आते हैं पॉलीएस्टर्स जो कि एस्टर्स की जो है वो कंडेंसेशन से बनते हैं, और दूसरे हैं पॉलीअमाइड्स। ठीक है, अब अमाइड बच्चों आप जानते हो, अमाइड जनरल्स क्या होते हैं, जनरल जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं अमाइड। और पॉलीअमाइड से क्या मुराद है कि जो है वो काफ़ी सारे इस तरह के अमाइड यूनिट्स एक पॉलीमर के अंदर जो है वो अटैच हुए होंगे। अब इसमें हमने स्पेसिफिकली एक पॉलीमर को डिस्कस करना है दैट इज नायलॉन 66। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये पॉलीमर है। और नायलॉन 66 असल में एक पॉलीअमाइड है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड विद हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन अंडर नाइट्रोजन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो रिएजेंट लेते हैं। एक हम लेंगे एडिपिक एसिड और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ, और ये पॉलीमराइजेशन जो है वो होती है एक न्यूट्रल इनर्ट सॉल्वेंट में जैसा कि नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये टेम्परेचर हम इसका रखते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन कंडीशंस पे पॉलीमराइजेशन होती है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की, और उसके रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं नायलॉन 66। ठीक है, तो नायलॉन 66 फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में 1939 में। ठीक है, लेकिन अब रिसेंटली ये बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। यूजेस हम इसके लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस के, हम इसकी जो पॉलीमर है हमारा, इसकी हम सिंथेसिस किस तरह करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस के लिए हमें बच्चों जो मोनोमर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं वो दो चीज़ें, एक होता है हमारा एडिपिक एसिड और एक होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, एडिपिक एसिड के बारे में आप जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने पढ़ा है, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और एडिपिक एसिड असल में है क्या, इसके अंदर आपके पास 6 कार्बन एटम होते हैं और यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच हुए होते हैं। यानी आपके पास इसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिखें तो आपके पास होगा यहाँ पे COOH और CH2 के यहाँ पे 6 यूनिट्स होंगे, 4 यूनिट्स होंगे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे आ जाएगा COOH। ठीक है, ये आपका है एडिपिक एसिड। इस एडिपिक एसिड का अगर हम आयोपेक नेम लें तो आयोपेक नेम क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, और 2 ओइक ग्रुप हैं तो ये हो जाएगा डाइओइक एसिड। इट मींस यहाँ पे एक जो मोनोमर है वो हम लेंगे एडिपिक एसिड दैट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये CH2 के बच्चों 6 जो है वो CH2 यूनिट्स हैं, और हर एक CH2 यूनिट को हम मिथाइलिन कह रहे हैं। ठीक है,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हर एक CH2 यूनिट को हम मिथाइलिन कह रहे हैं। 6 मिथाइलिन यूनिट्स हैं तो हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन, और 2 अमाइनो ग्रुप हैं साइड पे तो हम कहेंगे डाइअमाइन। ठीक है, सो ये दोनों इसके मोनोमर हैं। एक है, यहां पे हम इनके कॉमन नेम से ही लेके चलते हैं, एडिपिक एसिड, एक ये मोनोमर है और एक ये मोनोमर है। ठीक है, ये दोनों मोनोमर, इनकी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में बच्चों होता कैसे है इनकी, जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, कंडीशंस हमने देखी हैं कि किन कंडीशंस पे करते हैं। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहां क्या होता है, ये OH और ये H बच्चों वाटर की फॉर्म में यहां से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, -H2O, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इस कार्बन का डायरेक्ट यहां पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पे ये कार्बन और ये नाइट्रोजन यहाँ पे इस बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, बाकी इनके साथ ये वाला पोर्शन जो अटैच है वो इधर और ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा। अब ये इस तरह से ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन इनका बन गया। अब इस तरह का क्या होगा, अगेन मजीद इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, फर्दर ये चेन जो है वो ग्रो करेगी। तो क्या होगा, अब अगेन इसका जो इस अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो नेक्स्ट किसी एडिपिक एसिड के OH ग्रुप से इंटरेक्ट करके उसको इधर अटैच कर लेगा और इस तरफ भी ऐसे ही चेन ग्रो करेगी। क्या होगा कि इसका OH किसी नेक्स्ट जो है वो उसके अमाइनो ग्रुप NH2 से एक हाइड्रोजन लेके, यानी वाटर यहां से एलिमिनेट होगा और इसके आगे ग्रोथ किसी और के साथ, मींस अब चेन दोनों फॉर्म में ग्रो करेगी। ठीक है, और इसी वजह से बच्चों इनको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में एक चेन बनती है, एक पोर्शन बनता है और फिर उस चेन की फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती रहती है। मींस यहाँ पे एक यूनिट अटैच होगा, यहाँ पे एक यूनिट अटैच होगा, चेन मजीद इंक्रीज हो जाएगी, यानी पॉलीमर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके यूनिट्स कंबाइन होते जाएंगे, फिर अगेन जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा उसके बाद मजीद यहाँ पे जो है वो चेन की ग्रोथ होती रहेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, और इससे ये जो हमारा अब बना है, अब हमने इसको पॉलीअमाइड क्यों कहा था, याद रखो बच्चों, हमें पता है कि आपके पास जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है कि जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप हो, ठीक है, अमाइनो ग्रुप हो, ठीक, तो इसको हम अमाइड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास यही ग्रुप्स होते हैं अमाइड। ठीक, यहाँ पे भी ये कार्बोनिल है, नेक्स्ट दूसरे जो मेंबर होगा यहाँ पे मजीद उसका ये NH यहाँ पे अटैच हुआ होगा और अगेन जो है वो चलता जाएगा लॉन्ग चेन। ठीक, तो ये आपके पास अमाइड्स इसके अंदर आएंगे। सो ज्यादा सारे अमाइड यूनिट्स इसके अंदर होंगे तो इसलिए हम इसको पॉलीअमाइड कहते हैं। और नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं, 6 का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि यहाँ पे इस नाइलॉन के जो दोनों मोनोमर हैं, दैट इज एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। सो ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोमर्स। ठीक है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो इन ईच मोनोमर, दोनों मोनोमर के अंदर जो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 6 हैं, इसलिए हम इनको नाइलॉन 6 कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गई कि हम नाइलॉन की पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ बच्चों एक और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम कहा था कि एक पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम होमोपॉलीमर कहते हैं और एक होते हैं जिनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। होमोपॉलीमर में हमने कहा था कि हम सेम मोनोमर को, एक ही मोनोमर लेंगे और इसी को हम पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कोपॉलीमर में हमने कहा था कि हम जो मोनोमर्स लेते हैं वो एक से ज्यादा टाइप्स के होते हैं। सो नाइलॉन जो है ये एक एग्जांपल है कोपॉलीमर की। ठीक है, और कोपॉलीमर की क्यों एग्जांपल है कि यहाँ पे देखो बच्चों जो दोनों मोनोमर हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, एक आपका एडिपिक एसिड है और एक आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है। दो डिफरेंट काइंड के आपने मोनोमर्स लिए और उनको पॉलीमराइज किया। ठीक है, सो ये थी सिंथेसिस या पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइलॉन। अब
नायलॉन की अगर हम डिटेल सिंथेसिस में जाते हैं तो ये जो हमारा रॉ मटेरियल है, मींस ये जो आपके पास मोनोमर्स हैं, ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इसकी भी हम सिंथेसिस देख लेते हैं। जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है यानी एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये बच्चों हम प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है, ये हो गया 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन लेंगे तो उसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक, सिंपल हैलोजिनेशन जैसे होती है। सो क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेशन के रिजल्ट में बच्चों यहां पे 1/4 एडिशन होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1/4 एडिशन। यानी यहां पे क्या होगा, जो क्लोरीन एटम है यहां पे Cl2 है, यानी Cl और Cl है, तो ये यहां पे Cl क्या होगा, एक फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा और एक फोर्थ कार्बन पे, तो ये आपके पास 1/4 एडिशन हो गई। सो 1/4 एडिशन से ये आपके पास बन जाएगा, अगेन ये 4 कार्बन एटम है, 1 पे और 4 पे क्लोरीन है तो 1,4 डाइक्लोरो, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। सो 1,4 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन आपके पास बनेगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है नाइट्राइल के अंदर। यानी आपने क्या करना है, ये जो क्लोरीन है दोनों साइड पे, इनको आपने रिप्लेस करना है सायानो ग्रुप से। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसका इंटरेक्शन कराओगे सोडियम साइनाइड के साथ। जब आप सोडियम साइनाइड के साथ इंटरेक्शन कराओगे तो क्लोरीन यहां पे रिप्लेस हो जाएंगे साइनाइड से। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों जो साइड के क्लोरीन है इनको हम साइनाइड से रिप्लेस कर लेंगे। अब साइनाइड से रिप्लेस करने के बाद फिर हम करेंगे हाइड्रोजनेशन, सिंपल जैसे हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसको चार्जेस के तौर पे नहीं लेना, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन H2 है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है ये खत्म हो जाएगी और ये आपके पास जो कार्बन चेन है ये सैचुरेटेड आपको ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड चेन है, यहाँ से आप फिर 2 डिफरेंट वे में हम दोनों जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये दोनों जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो पोर्शन है इसका जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनी है यहाँ पे, उसकी हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, यानी वाटर के साथ आप ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, ये जो नाइट्राइल है या सायानो ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, दोनों जो एजेस वाला सायानो ग्रुप है, आपने नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ी होगी, तो उसमें हम हाइड्रोलिसिस जब इसकी करेंगे तो दोनों जो सायानो ग्रुप हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जो आपकी रिजल्टेंट स्पीशी बनी है इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड, जो कि आपका मोनोमर होगा। ठीक है, तो एक मोनोमर आपका इस तरह से बन गया। दूसरा पोर्शन जो आपने लिया था, इसमें आप क्या करोगे कि इसकी रिडक्शन करोगे। जब आप रिडक्शन करोगे तो ये जो सायानो ग्रुप है ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो दोनों तरफ के ये जो सायानो ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो ग्रुप के अंदर। और ये जो आपके पास अब प्रोडक्ट बनी है ये है आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन से क्या मुराद है, यहां पे एक CH2 यूनिट को हम कह रहे हैं मिथाइलिन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो एक हम CH2 यूनिट को कह रहे हैं मिथाइलिन। 6 इस तरह के यूनिट से, यानी 6 कार्बन एटम इस तरह से एक चेन में अरेंज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, सो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे 6 हमने कार्बन एटम इस तरह से यानी मिथाइलिन ग्रुप्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन और 2 अमाइनो ग्रुप हैं तो इसको हम कहेंगे डाइअमाइन। और ये दोनों हमारे लिए स्टार्टिंग मटेरियल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन।
ठीक है बच्चों, ये इस बात का ध्यान रखना है। इस नायलॉन का जो टॉपिक है इसमें से आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। कई दफ़ा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसकी आपकी कंप्लीट सिंथेसिस भी आ सकती है। ठीक है, कि आप सिंथेसाइज करें, हाउ कैन यू सिंथेसाइज नायलॉन। ठीक, तो आपने स्टार्टिंग मटेरियल्स भी बताने हैं और फिर आप उसकी सिंथेसिस यानी पॉलीमराइजेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की कि हम इसको नायलॉन को इतने डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं, तो नायलॉन जो है ये असल में बहुत वास्ट यूज है इसका, और वास्ट यूज होने की वजह यह है कि नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉर्मल पॉलीमर से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हैं। पहली बात ये कि नायलॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। ठीक, और लीनियर स्ट्रक्चर में ये फिलामेंट लाइक जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसकी वजह से ये जो फिलामेंट्स होते हैं या फाइबर बनते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। ठीक, इसके लिए हम डिफरेंट आगे चीजें इससे बना सकते हैं। दूसरी बात, नायलॉन जो है वो काफी हद तक टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। ठीक, तो काफी हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, इस वजह से भी हम मुख्तलिफ जगहों पे इसको यूज करते हैं। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंट है। ठीक है, रगड़ वगैरह से इसको इतना नुकसान नहीं होता, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हम डिफरेंट जगहों पे इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा ये कि इसकी जो स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी होती है और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ की वजह से भी हम मुख्तलिफ जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं। यूजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके। पहला है कि यहाँ पे हम जो इसके जो नायलॉन है इसको हम क्लॉथिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वेयरिंग के लिए जो चीज़ें बनाते हैं वो उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम शर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके फाइबर्स बनते हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके ये जो फिलामेंट्स फाइबर्स वगैरह होते हैं इनको हम एक जगह कंबाइन करके रोब्स बना सकते हैं। जो रस्सियाँ होती हैं, आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन में होंगी, आपकी बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी, नायलॉन की जो रोब्स होती हैं। ठीक है, तो उनको हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, आपने ब्रश के ब्रिस्टल्स देखे होंगे। ब्रश जैसे जो है वो इस तरह का ब्रश है, तो उसके ऊपर जो इस तरह के फाइबर से लगे होते हैं, बाल नुमा स्ट्रक्चर्स जो लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रिस्टल्स। तो ये ब्रिस्टल्स जो हैं वो ज़्यादातर नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो मोल्डेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि गियर बॉक्स होता है, गियर्स होते हैं, गरारियाँ सी जो मुख्तलिफ होती हैं, उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बॉल बेरिंग वगैरह होते हैं इस तरह के, वो बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नायलॉन है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम इसको मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास टायर कॉर्ड्स होते हैं, टायर जो होता है गाड़ी का, जो कि रोड के साथ जो है वो उसमें जाहिर सी बात उसको फ्रिक्शन बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए होती है, तो वो हम मोस्टली टायर कार्ड्स बनाने के लिए भी इस नायलॉन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो टायर का जो रबर का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा होता है उसमें हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स में हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। डेफिनेटली आप फूड को कुक करते हो तो काफ़ी देर तक आप उसको चूल्हे पे ही रखते हैं, जिससे वो जो है वो कॉन्स्टेंटली हीट हो रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि उसके ढक्कन के ऊपर जो है वो प्लास्टिक सी लगी होती है। ठीक, तो हालांकि प्लास्टिक को हम हीट करें तो वो जो है वो पिघल जाती है या ख़राब हो जाती है, तो वो आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर के ऊपर वो जो प्लास्टिक का ढक्कन सा लगा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो असल में बना होता है नायलॉन का। ठीक है, और नायलॉन जो है वो काफ़ी हद तक हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहती है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से हम नायलॉन को और डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा पैराशूट जो होती है, पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए जो यूज़ होती है, तो वो पैराशूट भी हम इससे बनाते हैं, नायलॉन से। इसके अलावा हम अम्ब्रेला और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नायलॉन से बनाते हैं। यानी नायलॉन जो है ये अब तकरीबन हमारे मैक्सिमम जो आपको प्लास्टिक टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं वो मोस्टली नायलॉन की बनाई जाती हैं, तो काफ़ी जगहों पर ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, सो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपने जो है वो एक ये भी देख लेना है कि नायलॉन को हम एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की, और साथ हम कोट कर सकते हैं कोपॉलीमर की। ठीक है, तो नायलॉन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और एक कोपॉलीमर है। ठीक,
इसके अलावा आपने देखा है कि कैसे हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हम रख सकते हैं, और जो रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं मींस स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं उसकी हम जो है वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में है उसके हमारे पास यूजेस क्या हैं। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में आपके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का हमारा एक टॉपिक कवर होता है दैट इज़ पॉलीमर्स। सो इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।